नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और आज से जो आपकी बहुप्रतीक्षित कक्षा थी वो आज से प्रारंभ हो रही है। और जैसे पूर्व में लगभग 10 दिन हमारी कक्षाएं चली थी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व में, और उसमें बहुत सारे छात्र आप में से जुड़कर लगातार उत्तर लेखन कर रहे थे। तो चाहता हूं कि वो जो आपका एक रिदम बना हुआ था, जो एक आप आप कह सकते हो पूरी ऊर्जा के साथ उत्तर लेखन करते थे, वही पुनः एक बार फिर से प्रारंभ करना है, जिससे कि ऐसे छात्र जो 67वीं मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं उनकी भी चीज़ें बेहतर हो सकें, उनकी भी कमियां उत्तर लेखन की दूर हो सकें। साथ ही साथ जो 68वीं के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी जुड़कर उत्तर लेखन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर लेखन एक दिन में एक महीने में आने वाली चीज नहीं है। एक प्रकार से एक कला है जिसको सीखने में कुछ समय आपको देना पड़ता है। और उत्तर लेखन आप कह सकते हो कि अधिकतम यदि हम बात करें, न्यूनतम बात करें, तो कम से कम 3 से 4 महीने लगातार आप जब लिखते हो चीजों को, तभी जाकर आपका जो उत्तर होता है वो बेहतर होता है, और उस श्रेणी में होता है जो सफल कैंडिडेट होते हैं, जैसे उनका उत्तर होता है, उस श्रेणी में आप पहुंच पाते हो। अभी हमारी कमियां क्या है, विशेष रूप से जो बिहार राज्य विशेष के छात्र हैं, जो हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन कर रहे हैं, करते रहे हैं, और जो आज से जुड़कर उत्तर लेखन करेंगे, कमी क्या है कि क्योंकि आप सब क्या करते हो कि एक कोई सॉल्व पेपर खरीद लेते हो, और जो सॉल्व पेपर आप खरीदते हो तो आप सबकी जब उत्तर लेखन करने बैठते हो तो उसी प्रश्न को देखकर उसी के उत्तर को रटने का प्रयास करते हो। ज्यादातर ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लिए जो भी पुस्तक है आपके पास, उसको सिर्फ रटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अधिकतम लोग यही कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि सबकी वर्डिंग सेम होती है, और जब सबकी वर्डिंग सेम होती है तो नॉर्मल अंक आपको प्राप्त होते हैं, और जो मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट होते हैं उस लिस्ट में आपकी जगह नहीं मिल पाती है, आपको जगह नहीं मिल पाती है। कारण इसके पीछे क्या है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका उत्तर लेखन बेहतर होता है, वो पहले दिन से ही मेहनत करते हैं, पहले दिन से ही उत्तर लेखन से जुड़े रहते हैं, तो उनकी लेखनी आपकी अपेक्षा यदि हम देखें तो बेहतर होती है, और उनको उसका फायदा मिलता है, क्योंकि वो रटने का काम नहीं करते हैं, वो चीजों को समझने का काम करते हैं, और प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक घटनाक्रम को अपने शब्दों में स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप में से सभी को याद रखिएगा, किताबों की वर्डिंग नहीं यूज करनी है। ठीक है, आप सभी को किताब से कंटेंट पढ़िए, अच्छी बात है, कॉपी करिए, रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, सब चलेगा, लेकिन जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो अपनी कलम के द्वारा, अपनी पेन के द्वारा कॉपी पर जब आप उसको उतारते हो, तो वहां पर जो शब्द होने चाहिए, प्रयास यही करना है कि वहां पर आपके अपने शब्द हों। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज विशेष रूप से सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बीपीएससी मेंस का कार्यक्रम आपका प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, बीपीएससी मेंस को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम है इसको 2.0 नाम दे रहे हैं। 2.0 नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने लगभग 10 से 15 दिन उत्तर लेखन किया था, वो 1.0 के अंतर्गत था। तब कोई विशेष दिशा नहीं थी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा भी जो है वो निश्चित नहीं थी कब होगी, नहीं होगी, तो इसको लेकर हम बहुत बेहतर तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब अब चीजें स्पष्ट हैं, आप सब क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 68वीं के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब जरूरी है कि जो चीजें हों वो आपकी परीक्षा के संदर्भ में हों, आपकी परीक्षा के दृष्टिगत हों, जिससे आपको मदद मिले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे उत्तर लेखन की शुरुआत हम करेंगे इतिहास से। ठीक है, इतिहास विषय वस्तु से करेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, और आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ भारत की कला और संस्कृति, ये जो टॉपिक है हमारा, यहीं से हम अपने उत्तर लेखन के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। यदि नेट चल जाता है, ओपन होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं कि मैंने आपको बोला था कि ये 2 वीडियो हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने जो है इन वीडियो को देखा होगा। अब वीडियो कौन सी है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे चैनल ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं कि किन वीडियो की मैंने बात किया था, जिसको आपको देखना था।
क्योंकि जब आप इसको देख लेते हो उसके बाद ही चीजें आपकी बेहतर होंगी। ये आपका अपना चैनल है आजाद बीपीएससी एकेडमी का। आप चैनल पे जाते हो, इसी प्रकार से आप चैनल को ओपन करते हो और यहाँ पे आप देखते हो कि काफी सेक्शन बने हुए हैं, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आपको जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की प्लेलिस्ट देखनी है। यहाँ पे आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा है बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग बाय कुलिंदर सर। इसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करते हो तो प्रथम 3 वीडियो याद रखिएगा, प्रथम 3 वीडियो ये जो आपको देखने को मिल रही है, पहला है कंप्लीट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, इसको आपको देखना था। दूसरी वीडियो थी कि अपने जो आपके अपने उत्तर हैं जो आप लिखोगे उसको हम तक कैसे पहुंचाओगे, तो कैसे भेजना है। आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हो, बहुत सारे छात्र सवाल करते हो, तो उसके लिए ये दूसरे नंबर की वीडियो है। इसमें पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है किस प्रकार से आप अपने उत्तरों को मोबाइल ऐप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो, हमें भेज सकते हो। तीसरा जो वीडियो यहाँ पे क्रम में दिख रहा है, ये जो तीसरी वीडियो आपकी है, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से जो आपका बिहार राज्य विशेष है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें आप देखोगे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं कि बीपीएससी का जो पैटर्न है, किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने सेक्शन होते हैं आपके प्रश्न पत्र में, साथ ही साथ कितने अंकों के प्रश्न होते हैं। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जो आप अपने उत्तर लिखोगे वो कितने शब्दों में आप लिखोगे। ठीक है, कितने शब्दों में आपको अपने उत्तर शेयर करने हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। तो ये तीनों वीडियो आपके लिए होमवर्क थी, मैंने शनिवार को भी आपको बोला था। ठीक है, तो इस तीनों वीडियो को पहले देख लीजिएगा यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। तीनों वीडियो को यदि हम मिला दें तो अधिकतम 1 घंटे की तीनों मिलाकर वीडियो होंगी। इन तीनों को अवश्य देख लीजिएगा। यदि आप इन तीनों को देख लेते हो तो आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उत्तर लेखन हमें कैसे करना है। दूसरा क्लियर हो जाएगा कि आप जो उत्तर लेखन करते हो वो प्रश्न जब आप लिखते हो तो उसके उत्तर को हम तक कैसे पहुंचा सकते हो। और तीसरा आपका जो डाउट है वो आपका रहता है कि बीपीएससी में कितने सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कितने अंक के प्रश्न लिखने होते हैं, प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं। इन सभी का जवाब आपको तीसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो ये तीनों वीडियो आपके लिए होमवर्क था, इन तीनों को आपको देखना था। ठीक है, अब इसके बाद ये चार जो अभी में आप में से जो भी छात्र इनको नहीं देखे हैं कृपया एक बार देख लीजिएगा। देखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने मान लिया कि आपने इन तीनों वीडियो को देख लिया और आपको विषय वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई कि आपकी परीक्षा की मांग क्या है, किस प्रकार से आपको अपने उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला कि इतिहास विषय वस्तु को लेकर हम चलेंगे। और इतिहास विषय वस्तु में भी सबसे पहले जो हम लेकर चल रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है जनजातीय विद्रोह। क्या है? जनजातीय विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से आपकी परीक्षाओं में मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विषय होगा उत्तर लेखन का वो है जनजातीय विद्रोह, और जनजातीय विद्रोह से संबंधित टॉपिक हम देखेंगे। अब बात आती है जनजातीय विद्रोह में हम क्या देखेंगे। तो जनजातीय विद्रोह में सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं संथाल विद्रोह। क्या देखने जा रहे हैं? संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह की जब बात करते हैं तो संथाल विद्रोह जब से आपकी परीक्षा लिखित हुई है, यदि तब से लेकर आज तक की आप बात करते हो तो लगभग 6 से 7 बार ये प्रश्न पूछा गया है। 6 से 7 बार संथाल विद्रोह के बारे में लिखने को आपसे पूछा गया है। आप यह भी समझते होंगे कि संथाल विद्रोह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जहां यहां से आप कह सकते हो कि अधिकतम 2 से 4 अंकों के प्रश्न बनते थे, वहीं मुख्य परीक्षा में ये जो टॉपिक है आपको 36 से 38 अंक का आप कह सकते हो एक प्रश्न यहां से मिलता है। अब संथाल विद्रोह के जो प्रश्न हैं उनकी बात मैं कर लेता हूं और चाहता हूं आपको कि सबसे पहले आप उत्तर लेखन कर रहे हो, चाहे आप 67वीं मेंस देना है या 68वीं के लिए आप तैयारी कर रहे हो।
आपको टॉपिक वाइज नोट करना है। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह की, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति, और भारत के आधुनिक इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत आप टॉपिक डालोगे जनजातीय विद्रोह, और जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत सब टॉपिक आप डालोगे और वो आपका होगा संथाल विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालोगे। पहली बात तो आप विषय क्या है वो लिखोगे, इतिहास की बात हो रही है, टॉपिक की बात हो रही है जब, तो यहां पे आप डालोगे जनजातीय विद्रोह। अब इसके बाद सब टॉपिक, क्योंकि जनजातीय विद्रोह में कई सारे आते हैं, तो सब टॉपिक में जब आप जाओगे तो यहां पे डालना है संथाल विद्रोह। अब उसके अंतर्गत लिखना है, क्या लिखना है? सबसे पहले बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनके पास मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की पुस्तिका नहीं होगी, तो उसके लिए जरूरी है कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में उसको आप नोट करते चले। पहला प्रश्न है संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, ये लेटेस्ट है, सभी प्रश्न पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक मैं लिख दे रहा हूं और इसके बाद आप कहेंगे तो अगला प्रश्न भी लिख दूंगा या तो मैं बोल दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, साथ साथ इसको नोट करते चलो। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे, उसकी गति एवं उसके परिणाम क्या थे। ये लेटेस्ट प्रश्न है जो पूछा गया था। ठीक है, परिणाम क्या थे। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है, इसको आप नोट करोगे। दूसरा प्रश्न आप नोट करोगे इसी में, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। फिर से बोल दे रहा हूं, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। यह दूसरा प्रश्न है जो पूछा गया था। तीसरा प्रश्न नोट करिएगा। तीसरा प्रश्न है संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उसके क्या प्रभाव हुए। ठीक है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उसके क्या प्रभाव हुए। ये तो तीन प्रश्न आपने देखा कि मिलते जुलते हैं, भाषा भी सबकी सेम है। चौथा प्रश्न जो पूछा गया था इसकी थोड़ी सी भाषा अलग है, विषय वही है संथाल विद्रोह, तो इसको हम नोट कर देते हैं यहां पे। अगला प्रश्न नोट करना है, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशक्त जन प्रतिरोध का, सशक्त जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, इसकी भी भाषा थोड़ी सी अलग है इसलिए मैं नोट कर रहा हूं, इसको भी नोट करिए। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन, भारत में औपनिवेशिक संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, तीव्र प्रतिक्रिया, प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। ठीक, तो आपने देखा कि टोटल आपने जो प्रश्न नोट किए हैं 5 प्रश्न नोट किए हैं,
मतलब संथाल विद्रोह, इसके अलावा भी एक प्रश्न सेम था पहले जैसे, इसलिए उसको नहीं बताया। मतलब संथाल विद्रोह लगभग 6 से 7 बार पूछा गया है, जिनमें अधिकतम बार जो भाषा है उसकी सेम है, मतलब संथाल विद्रोह के कारण उनके परिणाम ही पूछे गए हैं। लेकिन 2 बार क्या थी, वही प्रश्न था लेकिन भाषा बदल दिया गया था। बोला गया था संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशक्त जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। उससे पहले पूछा गया था संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब है ये सारे प्रश्न क्यों नोट कराए गए? प्रश्न इसलिए नोट कराए गए कि आप समझ सको कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको किस प्रकार का उत्तर देना है। मतलब यदि सिंपल प्रश्न है संथाल विद्रोह के कारण और गति और परिणाम, तो सिंपल सा आंसर होगा। लेकिन यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कुछ इसमें अतिरिक्त चीजें लिखनी होती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नोट हो गया सबका। और प्रश्न नोट होने के बाद अब बात आती है संथाल विद्रोह के बारे में। ठीक है, ये तो नोट हो गया प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संथाल विद्रोह था क्या, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर अभी आएंगे टॉपिक पे, क्योंकि उत्तर तो आपको लिखना है, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होगा, आप उत्तर लिखकर सबमिट करोगे। कैसे सबमिट करना है उसके बारे में हमने आपसे बात कर लिया। अब बात हो रही है संथाल विद्रोह की। संथाल विद्रोह की जब बात होती है तो आप जानते हैं संथाल विद्रोह के समय की यदि हम बात करें तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच आप कह सकते हो एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। और दूसरे शब्दों में यदि आप बात करें तो 1757 से लेकर, मतलब प्लासी के युद्ध से लेकर 1855 तक जो भी जनजातीय संघर्ष हुए, जो भी आदिवासी विद्रोह हुए, उनमें सबसे प्रमुख और सबसे प्रभावशाली जो विद्रोह था वो संथाल विद्रोह था, यह भी आप कह सकते हो। आप जानते हो एक क्षेत्र था जिसको बोलते थे दमन ए कोह। क्या बोलते थे? दमन ए कोह, याद रखिएगा, दमन ए कोह। ये जो दमन ए कोह का क्षेत्र था, इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र विस्तृत था उसको बोला जाता था दमन ए कोह। तो ये जो संथाल विद्रोह था विशेष रूप से दमन ए कोह के क्षेत्र में होने वाला प्रमुख विद्रोह था। आप कह सकते हो इसी क्षेत्र में ये विद्रोह जो है वो सक्रिय रहा है, इसी क्षेत्र में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि संथालों की जब आप बात करते हो तो संथाल उस समय काल में यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। लेकिन जो इसका केंद्र था, विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था, वो दमन एक कोह का क्षेत्र था। मतलब भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र था वही इसका क्षेत्र था। इसके नेता की बात करें तो आप सब जानते होंगे, सिद्धो कान्हू, चांद और भैरो, और इनकी बहनें थी वो भी इसमें सम्मिलित थी। तो इसका मुख्य रूप से जो बोला जाता है तो सिद्धो कान्हू, चांद और भैरो, ये नाम आपको पता होंगे, उम्मीद करता हूं। यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा दिया होगा तो निश्चित रूप से इसको आपने पढ़ा होगा। तो ये विद्रोह के नेता रहे हैं। अब जब कोई विद्रोह होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई भी जब विद्रोह होता है तो कारण तो अवश्य होता है, क्योंकि यदि कारण नहीं होगा तो कोई भी विद्रोह पनप नहीं सकता। अब जब बात करते हैं हम संथाल विद्रोह के, तो संथाल विद्रोह का कारण क्या था यदि हम बात करें तो संथाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था उस समय, आप कह सकते हो कि इससे पहले तक, जब तक अंग्रेज इस क्षेत्र विशेष पर नई जो व्यवस्था थी वो लागू नहीं किए थे। कहने का मतलब है कि 1793 ईस्वी में जब अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था इस क्षेत्र विशेष में लागू की गई, जहां पे संथाल लोग रहते थे, तो इनकी जो जमीनें थी वो क्या हो गई, जमींदारों के अंतर्गत आ गई। मतलब जमींदार उसके मालिक हो गए। अब जब जमींदार इनके मालिक हो गए तो जमीन इनसे छिन गई। तो ये क्या करने लगे, ये और दक्षिण में चले गए और वहां पर इन्होंने जंगलों को साफ कर पुनः जमीन बनाई, पुनः खेती करने लगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो इनकी पुनः बनाई हुई नवीनतम जो इनकी जमीन थी, कृषि भूमि थी जिसको इन्होंने तैयार किया था, उस पर भी जमींदारों का अधिकार हो गया। ब्रिटिश प्रभुत्व के अंतर्गत जमींदारों ने उस पर भी कब्जा कर लिया। अब जब दोबारा इनकी जमीनें छिन गई तो आप कह सकते हो कि इनमें लगातार, जब एक बार जमीन छिनी तो कम विद्रोह था, कम आप कह सकते हो अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। लेकिन जब दोबारा इनकी जमीनें छीनी गई तो इनका जो क्रोध था, इनका जो गुस्सा था वो और पनपता चला गया। और इसके साथ साथ
एक तो जमीनें छीनी गई, दूसरा कर व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। पहले जितना कर लिया जाता था, अब लगभग उसका एक आप कह सकते हो 3 गुना ज्यादा कर लिया जाने लगा। तो प्रमुख रूप से इसके जब कारणों में यदि हम बात करते हैं, तो कारणों में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि पहला है आपका जमींदारी प्रथा। ठीक है, जमींदारी प्रथा जो थी ये पहला कारण था। जमींदारी प्रथा के कारण इनकी भूमि छीनी। जमींदारी प्रथा का जो दुष्प्रभाव था उसके चलते ये आप कह सकते हो जो इनके पास भूमि थी वो इनसे छीन गई, और एक ये कारण था। इसके बाद क्योंकि आप जानते हो कि उस समय काल में जब कर बढ़ गया, कर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आप देखते हो कि जो साहूकार उस समय विशेष में यदि हम बात करते हैं, जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि साहूकारों की जो स्थिति थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। साहूकारों के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जब जिनके पास जमीनें थी संथालों के पास, जब वो समय से, क्योंकि कर बहुत ज्यादा था, तो कर ज्यादा होने के कारण जब वो समय से उसका कर की अदायगी नहीं कर पाते थे, तो उनकी जो जमीनें थी आप कह सकते हो कि उस पर देखने को मिलता था कि वो नीलाम की जाने लगी। जो जमींदार थे उसके द्वारा कब्जा किया जाने लगा, नीलाम की जाने लगी। तो जमीन उनकी नीलाम ना हो इसके लिए वो क्या करते थे, साहूकारों के पास जाने लगे और ये साहूकारों से ऋण लेने लगे। ठीक है, साहूकारों से ये क्या करने लगे, साहूकारों से ये जाकर ऋण लेने लगे। तो जो उस समय साहूकारों की स्थिति थी वो आप कह सकते हो वो बहुत ही सुदृढ़ थी, और इसके चलते क्या हुआ, एक तो साहूकारों से ऋण लेने लगे, साहूकारों से ऋण लेने के कारण कर का जो बोझ था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और जब कर का बोझ बढ़ता गया तो तीसरी समस्या क्या यहां पे देखने को मिलती है, ऋण वृद्धि। ठीक है, जब आप कोई कर लेते हैं नहीं चुका पाते हैं तो क्या होता है, ऋण वृद्धि देखने को मिलती है। तो ऋण वृद्धि देखने को मिली, लगातार इनका जो ऋण था, जो डेप्थ था वो लगातार बढ़ता गया, और इसके चलते क्या हुआ, ऋण वृद्धि के चलते आपको देखने को मिलता है कि जो इनकी जमीन थी उस पर अन्य लोग जो साहूकार थे, जो महाजन थे, वो उन पर कब्जा करने लगे। और जब साहूकार और महाजन उन पर कब्जा करने लगे तो जब ये संबंधित अधिकारियों के पास जाते थे, पुलिस अधिकारियों के पास जाते थे, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये अंग्रेजी न्यायालयों में जाते थे तो वहां पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय होती गई, और इनमें अपने आप में जो गुस्सा था वो लगातार पनपता जा रहा था। इसके पीछे यदि हम आगे बात करें तो एक अगला जो कारण देखने को मिलता है वो है दिक्कुओं की स्थिति। दिक्कुओं की स्थिति, जो दिक्कुओं की स्थिति थी वो धीरे धीरे और सुदृढ़ होती गई। दिक्कु मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ऐसे बाहरी लोग जो आकर यहाँ पे व्यापार करते थे और अपनी स्थिति को बेहतर करते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे उस समय काल में जो बाहर से आकर जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों के साथ व्यापार करते थे, अपनी चीजों को महंगा बेचते थे, और इनके जो सामान होते थे उसको आधे पौने दामों पर वो लेके जाते थे, बहुत कम मूल्य पर लेके जाते थे। और उस समय संथालों की मजबूरी थी कि जो सामान उनके क्षेत्र में नहीं होता है, जो उनके द्वारा नहीं बनाया जाता, उसको खरीदना पड़ता था। तो एक ये हुआ कि जो दिक्कुओं की जो स्थिति थी, लगातार ऐसे लोगों की जो स्थिति थी वो बढ़ती गई, समाज में इनका वर्चस्व बढ़ता गया, और उस क्षेत्र विशेष में जो है इनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो एक कारण यह भी था। इसके बाद आप देखते हो कि इसके अतिरिक्त, ये तो 4 कारण आपके हो गए, इसके अतिरिक्त बोला जाता है कि सामाजिक कारण भी थे, उसको आप लिख सकते हो, सामाजिक कारण के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, कि किस प्रकार से ईसाई जो मिशनरी थे वो लगातार कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद फिर राजनीतिक कारण भी आप बता सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति चेंज हुई, जब नई भू राजस्व नीति लागू की गई तो किस प्रकार से यहाँ पे नीति चेंज हुई, जो पहले से चला आ रहा था यहाँ पे उसमें परिवर्तन हुआ, तो उसको भी आप दिखा सकते हो। लेकिन प्रमुख जो कारण थे वो जमींदारी पर था, साहूकारों की स्थिति, ऋण वृद्धि, दिक्कुओं की स्थिति, और आप कह सकते हो जब सामाजिक राजनीतिक कारण में जाओगे तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। अब ये तो हो गया मोटा मोटा कि ये चीजें क्या थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, आगे जब आप बढ़ते हो तो आपको देखने को मिलता है कि संथालों के जो नेता थे, जब इनकी स्थिति लगातार
बिगड़ती चली गई, तो इनके जो नेता उभर के आए, सिद्धू तथा कान्हू का नाम आता है। इन्होंने क्या किया कि एक गांव विशेष में, एक गांव था और उस गांव में बैठक बुलाई। किसको लेकर बैठक बुलाई? इन्हीं मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई कि किस प्रकार से उन पर शोषण और अत्याचार हो रहा है, लेकिन ना तो कोर्ट से, ना तो न्यायालय से उनके पक्ष में कोई फैसला आ रहा है, सुनवाई हो रही है, ना ही जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उसके द्वारा उनकी बेहतरी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। तो उन्होंने एक बैठक बुलाई और ये जो बैठक बुलाई, ये गांव था भगनाडीह। ठीक है, कौन सा गांव था पूछा भी जा सकता है, भगनाडीह। तो भगनाडीह गांव में जब इन्होंने बैठक बुलाई तो इसमें आसपास के भारी संख्या में जो इस समाज के लोग थे वो एकत्रित हुए। और जब ये एकत्रित हुए तो यहाँ पे बात हुई, यहाँ पे जो उस समय के आप कह सकते हो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने फैसला लिया कि आप सब जो है विद्रोह नहीं करना है, जल्द ही जल्द आप सबके हित में फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बीत गया और जो वहां पे उस बैठक में वादा किया गया था उस वादे को पूरा नहीं किया गया, और उसी के बाद से आपको देखने को मिलता है कि संथालों ने वर्ष 1855 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और जब इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया तो इनके निशाने पर कौन थे? जमींदार, साहूकार, पुलिस विभाग के लोग, मतलब पुलिस चौकियां, डाकघर, क्योंकि इसी से संचार होता था, तो डाकघर। तो कहने का मतलब है कि जब ये विद्रोह हुआ तो बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ और उस समय जो साहूकार थे, उस समय जो जमींदार थे, उनके घरों पर धावा बोला गया, आगजनी की गई, पुलिस चौकियों को आग लगा दिया गया, डाकघरों को जला दिया गया। तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिल रही थी, जिसकी उम्मीद जो है अंग्रेज भी नहीं कर रहे थे। और जब इस प्रकार से बड़े पैमाने पर यह विद्रोह हुआ तो इससे अंग्रेजी शासन की जो नींव थी वो हिल गई। और अंततः क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कलकत्ता से मेजर बारो के नेतृत्व में एक बड़ी सेना संथालों को हराने के लिए भेजी, लेकिन उस सेना को भी संथालों ने हरा दिया। मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया। उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि बाद में पुनः एक और टुकड़ी आई, और आप जानते हो उस स्थिति के बारे में, आप जानते हो कि जो इनकी स्थिति थी, विशेष रूप से जब संथालों की बात करते हो तो संथाल जो हथियार यूज करते थे वो क्या थे? इनके पारंपरिक हथियार थे, तीर, धनुष, आप कह सकते हो तलवार, इस प्रकार के हथियारों का ये प्रयोग करते थे। छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो अंग्रेजी सेना थी वो उस समय के अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग करती थी, और इसके कारण ज्यादा दिनों तक जो है ये संथाल अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके, और अंत में जो इनके प्रमुख नेता थे उनमें से एक को मार दिया गया पकड़ के, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया, और इस प्रकार से ये जो विद्रोह था वो धीरे धीरे शांत होता चला गया। और आपको देखने को मिलता है कि भले ही ये जो विद्रोह था ये आप कह सकते हो कि कम ही समय में या अल्पकाल में समाप्त हो गया, लेकिन इसने दूरगामी प्रभाव छोड़े और उसके परिणाम भी कुछ सार्थक निकलकर आए। अब दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात आती है, आपकी परीक्षा में दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह के कारणों और उसके बाद उनके प्रभावों की चर्चा कीजिए। एक होता है परिणाम। तो याद रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, प्रभाव पूछा जा रहा है या परिणाम पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ उसका या उसके क्या परिणाम निकल कर आए। तो दोनों में अलग अलग चीजें लिखनी है, याद रखिएगा। यदि पूछ लिया जाए प्रभाव कि संथाल विद्रोह आपने देख लिया, आप बता भी सकते हो कि क्यों हुआ, कारण आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उसका प्रभाव क्या रहा, संथाल विद्रोह का प्रभाव क्या रहा, तो आप सबसे पहले लिखोगे नवीन संथाल प्रगना का निर्माण हुआ, संथाल परगना का निर्माण हुआ, ये उसका प्रभाव रहा। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, दूसरे प्रभाव की बात करें, तो आप कहोगे काश्तकारी क्षेत्र में संथाल प्रगना टेनेसी एक्ट लागू किया गया। ठीक है, तो टेनेसी एक्ट लागू किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप जानते हो मांझी व्यवस्था, आप समझते होगे, मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली की गई। मांझी मतलब जैसे ग्राम प्रधान होते हैं उसी प्रकार का एक पद होता था। ठीक है, तो मांझी व्यवस्था, और इनको जो है प्रशासनिक और पुलिसिंग जो अधिकार होते थे वो प्रदान किए जाते थे। तो मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली हुई। ठीक है,
ये आप इसका जिक्र कर सकते हो। मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली के बाद यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि इस आंदोलन ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस पर काफी प्रभाव डाला, तो राष्ट्रीय आंदोलन पर भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए प्रभाव क्या रहे। इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम में यदि हम बात करते हैं तो कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ते हैं। जैसे इसके परिणाम क्या रहे, इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि ये जो युद्ध था, ये जो विद्रोह था, इसको निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया। ठीक है, निर्ममता पूर्वक जो है दबा दिया गया। और आप जानते होंगे कि लगभग 60,000 संथालों की फौज थी जो अंग्रेजों का सामना कर रही थी, और इसमें से लगभग 10,000 संथाल मारे गए थे। ठीक है, 10,000 संथाल जो है ये मारे गए थे। ये इस युद्ध के परिणाम आप कह सकते हो निकल कर आए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो क्या हुआ, इस क्षेत्र का जो शासन था, इस क्षेत्र का जो शासन था, इस विद्रोह के बाद वो सीधे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इस क्षेत्र को बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मतलब शासन जो था वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और उसको बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अन्य परिणामों में यदि हम बात करें और क्या परिणाम रहे, तो आप बताओगे कि इससे क्या हुआ, इसके बाद से कि जो जनजातियां थी उनको अन्य भारतीय समाज से अलग कर दिया गया और यहां पर अन्य लोगों की जो गतिविधियां थी उसको जो है सीमित कर दिया गया। मतलब इनको क्या कर दिया गया, भारतीय समाज से इनको अलग कर दिया गया, भारतीय समाज से अलग कर दिया गया। हालांकि इसमें ईसाई पादरियों को जाने की छूट दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो परिणाम और प्रभाव दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना है कि प्रभाव पूछ लिया जाए और आप परिणाम लिख दो कि क्या हुआ। ठीक है, यदि परिणाम पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप प्रभाव लिख दो। तो प्रभाव और परिणाम दो अलग अलग चीजें हैं और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहां पे परिणाम वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं और प्रभाव वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए दोनों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, क्योंकि कुछ नोट डाउन कराना है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उससे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके लास्ट के दो प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या लिखना था। ठीक है, लास्ट के दो प्रश्न जो हैं, क्योंकि बाकी के तो सेम हैं, पहले तीन प्रश्न तो सेम है लगभग लगभग। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उनकी गति और उसके परिणाम क्या थे, यहां देखिएगा परिणाम क्या थे। ठीक है, तो पहले प्रश्न में परिणाम पूछा गया है। ठीक है, दूसरा आपको नोट कराया है, सेम प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो मैंने आपको नोट कराया है उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो था बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। याद रखिएगा परिणाम यहां भी बोला जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए। कारणों का विवरण देना, सिर्फ कारण आपको बताना है, उसके क्या प्रभाव हुए, प्रभाव भी बताना है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो है, जो यहाँ पे लिखा है चौथा और पांचवा, इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले यहां पे बोला जा रहा है संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशक्त जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है एक जन प्रतिरोध का जो है ये आदर्श प्रस्तुत करता है। सबसे पहले आप जानते हो कि इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये जो विद्रोह था संथालों का, सबसे पहले आप उनका जिक्र करोगे कि उसके मूल कारण क्या थे और फिर आप इसको दिखाओगे कि सशक्त जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से इसमें भारी संख्या में, मतलब लगभग 60,000 संथालों की फौज तैयार हुई और 60,000 संथालों के साथ साथ कई अन्य आदिवासी जो जनजातियां थी, आप कह सकते जनजातियां थी, उन्होंने भी इस विद्रोह में हिस्सा लिया और कितनी बहादुरी के साथ इन्होंने अपनी मांगों को लेकर, आप कह सकते हो, आवाज उठाई और कितने आसानी से इन्होंने प्रथम बार में ही अंग्रेजों को परास्त किया। हालांकि दोबारा हारे, लेकिन वो ठीक है, लेकिन एक बार इन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया। और किस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों को मुकाबला किया, तो यहां पे जब बात हो रही है कि प्रथम सशक्त जन विद्रोह का आदर्श प्रस्तुत करता है,
तो इसमें इस तरह की चीजों को आपको दिखाना है कि कितनी बड़ी संख्या थी उनकी, कितनी बड़ी फौज थी, कैसे सबको एक संगठित किया और किस प्रकार से इतनी बड़ी फौज को कम समय में संगठित कर सिद्धू और कान्हू ने उसका नेतृत्व किया। तो इस प्रकार से इसको आपको लिखना है, मतलब इसमें भी वही बताने कारण बताने हैं, लेकिन इसमें अलग से आपको ये चर्चा करनी है कि इनकी यूनिटी कितनी अच्छी थी, कितना संगठन इनका कितना अच्छा था, ठीक है, नेतृत्व कितना अच्छा था कितने कम समय में, इस चीज को भी इसमें दर्शाना है। ठीक है, अब इसके बाद जब बात आती है अगले प्रश्न की, अगला कह रहा है संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। प्रथम तीव्र बोला जा रहा है, प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। तो यहां पे आपको बताना है कि 1757 जब अंग्रेज भारत में, आप कह सकते हो अंग्रेजों का भारत में पहला युद्ध हुआ 1757 प्लासी का जो युद्ध था, उसके बाद से कई सारे जो जनजातीय विद्रोह थे, आदिवासी विद्रोह थे हुए, लेकिन उन आदिवासी विद्रोह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बिना किसी संगठन के संगठित होना और फिर अंग्रेजों का मुकाबला करना, वो अपने आप में दर्शाता है कि इनका जो आप कह सकते हो इनका जो आत्मबल था या इनकी जो पीड़ा थी वो कितनी थी। ठीक है, तो यहां पे आप बताओगे कि संथाल विद्रोह के बारे में कि 1757 से लेकर 1855 तक कई सारे विद्रोह हुए थे, कई सारे आदिवासी विद्रोह भी हुए थे, लेकिन इतना सशक्त जन आंदोलन या इतना सशक्त विद्रोह जो अपने उद्देश्य को लेकर एकदम स्पष्ट हो, जो सिर्फ प्रारंभ में जमींदारों और साहूकारों के शोषण को लेकर प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गया किसमें कि अंग्रेजों को ही भारत से भगाना है, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कितना बड़ा जनसमूह था, कितना बड़ा ये आंदोलन था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जिक्र जरूर करना है 1757 और 1855 के बीच जो भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं, लेकिन उनमें इतनी संख्या नहीं थी लोगों को, इसके बारे में आपको बताना है, तब जाके इसका उत्तर कंप्लीट होगा। और जो भी प्रश्न है ना, सबकी विषय वस्तु सेम है, सब में ये चीज आपको जरूर बतानी है, अनिवार्य रूप से बतानी है कि विद्रोह का कारण क्या था। इन दोनों प्रश्नों में भी आपको विद्रोह के कारणों का जिक्र करना है, इन दोनों प्रश्नों में भी आपको विद्रोह के कारणों के साथ साथ परिणामों और प्रभावों का जिक्र करना है। पूछा नहीं गया परिणाम और प्रभाव, लेकिन परिणाम और प्रभाव का जिक्र करना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको निष्कर्ष अवश्य लिखना है और लगभग सभी प्रश्नों में यदि हम बात करें तो निष्कर्ष आपका सेम ही है। ठीक है, निष्कर्ष आपका सेम ही है। निष्कर्ष की जब आप बात करते हैं तो आप लिख सकते हो कि संथाल विद्रोह जो है सिर्फ एक जनजातीय विद्रोह नहीं था, बल्कि ये जो विद्रोह था ये संपूर्ण भारत में उस समय के सभी देशवासियों में एक ऊर्जा का, आप कह सकते हो, प्रसार करने वाला विद्रोह था, जिसने जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको भी एक दिशा प्रदान की, उनको भी एक सोच प्रदान की। समग्रता में यह आंदोलन भले ही बहुत सीमित समय तक यह विद्रोह रहा, लेकिन इसके कई सारे दूरगामी प्रभाव भी हुए, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों के, आप कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान भी जो है उस प्रकार की विचारधारा को देखने को मिली। तो ये सारी चीजों का जिक्र आप कर सकते हो। निष्कर्ष सभी में लिखना है, ठीक है, और सकारात्मक निष्कर्ष लिखना है। ये नहीं लिख देना है कि ये जो विद्रोह था ये असफल रहा, इस तरह का नहीं लिखना है, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव चीजें लिखनी है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपका एक उत्तर जो है वो कंप्लीट होगा। तो अनिवार्य रूप से 5, इसमें आपने देखा टोटल 5 से 6 प्रश्न मैंने आपको नोट कराए हैं, और आपको जो जवाब देना है, याद रखिएगा कितने प्रश्नों का जवाब देना है, पहले प्रश्न का जवाब देना है आपको। ठीक है, पहले प्रश्न के बाद मैंने एक दूसरा प्रश्न आपको नोट कराया है प्रभाव वाला, उसको भी देना है। देखो टोटल आपको, एक मिनट, टोटल आपने नोट किए हैं 5 प्रश्न। ठीक है, 5 प्रश्न आपने नोट किए हैं, 5 में से 3 के जवाब आपको देने हैं। अब 5 में से किन 3 का जवाब आप देते हैं वो आप चिन्हित कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों प्रश्न अनिवार्य हैं। लास्ट के जो दोनों प्रश्न हैं ये अनिवार्य हैं, इन दोनों का जवाब अनिवार्य रूप से देना है, और प्रथम 3 में से कोई भी एक आप
जो भी आप देना चाहे, जिसका भी आप जवाब वो दे सकते हो। तो टोटल 3 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखकर शेयर करना है। कहां पे शेयर करना है? मोबाइल ऐप में शेयर करना है, असाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, वहां पे शेयर करना है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के बारे में कुछ चीजें मैं नोट कराऊंगा, जिससे ये चीजें ना हो कि सिर्फ आप यहीं पे पढ़ लेते हो और इसके बाद कुछ नोट डाउन नहीं होता है। तो संथाल विद्रोह के बारे में थोड़ी सी चीजें आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिएगा संथाल विद्रोह। सबसे पहले आपने प्रश्न नोट किया है, पांचों प्रश्न नोट कर लिया, उसके नीचे आप लिखिएगा संथाल विद्रोह। ठीक है, और संथाल विद्रोह के बाद उसी में लिखिएगा ब्रैकेट में 1855 से 56 ईस्वी, और उसी के अंतर्गत अब लिखिएगा। चलें, फास्ट नोट करना है, स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं यहाँ पे बोलूंगा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैच कर तुरंत अपनी कलम के माध्यम से अपने पुस्तिका पर जो है उसको नोट करें। नोट करिएगा, संथाल विद्रोह दमन एकोह, संथाल विद्रोह दमन एकोह के क्षेत्र में, संथाल विद्रोह दमन एकोह के क्षेत्र में, दमन एकोह के क्षेत्र में फैला एक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, अब दमन एक कोह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो दमन एक कोह जहां पे आपने लिखा है उसी के नीचे लिख लीजिएगा भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का क्षेत्र, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का क्षेत्र ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। इस विद्रोह के नेता सिद्धो तथा कान्हू, इस विद्रोह के नेता सिद्धो तथा कान्हू चाँद एवं भैरव थे, चाँद एवं भैरव थे। यह विद्रोह बिहार, झारखंड तथा बंगाल के, यह विद्रोह बिहार, बंगाल तथा झारखंड के वीरभूमि मुंगेर हजारीबाग, वीरभूमि मुंगेर हजारीबाग तथा भागलपुर में 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था, तथा भागलपुर में 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद, यह विद्रोह 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद का सबसे आक्रामक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, अब नोट करिएगा विद्रोह के कारण, हेडिंग डालिएगा विद्रोह के कारण। ठीक है, विद्रोह के कारण नोट करिएगा, और विद्रोह के कारणों में आपको नोट करना है सबसे पहले, अभी कुछ चीजें और डिस्कस करनी है कि कैसे आप लिखोगे। विद्रोह के कारणों में सबसे पहले शार्ट में नोट करना है जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा का दुष्प्रभाव, दूसरा साहूकारों की स्थिति, तीसरा ऋण वृद्धि, चौथा दिकुओं की स्थिति, पांचवा सामाजिक कारण, छठवां राजनीतिक कारण। ये आप 6 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें नोट करिएगा, पहले 6 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये इसलिए नोट करा रहा हूं, मान लीजिए आप उत्तर लिख रहे हो, और आप उत्तर लिख रहे हो और आपके पास समय ही नहीं बचा है, मान लीजिए 5 मिनट बचे हैं या 2 मिनट 3 मिनट का समय बचा है, और आपको एक पूरा प्रश्न समाप्त करना है, संथाल विद्रोह के कारण और उसके परिणाम समाप्त करने हैं। तो कम से कम आपको एक फ्रेमवर्क पता रहे कि भाई इसके कारण क्या थे, आप पॉइंट में उनको लिख दो। कम से कम ऐसा तो है 36 नंबर का प्रश्न है, तो कम से कम 10 नंबर एग्जामिनर दे देगा यदि आप अच्छे से पॉइंट वाइज इस तरह से चीजों को सिर्फ लिख मात्र देते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको नोट कराया। अब इसी में नोट करिएगा विद्रोह का प्रमुख कारण, विद्रोह का प्रमुख कारण 1793 ईस्वी में
विद्रोह का प्रमुख कारण 1793 ईस्वी में, विद्रोह का प्रमुख कारण 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था द्वारा संथालों की जमीन छिन जाना था, संथालों की जमीन छिन जाना था। महाजनों का बढ़ता शोषण, महाजनों का बढ़ता शोषण, महाजनों का बढ़ता शोषण तथा उधार की समस्या ने, तथा उधार की समस्या ने इस विद्रोह, इस उधार की समस्या ने इस विद्रोह को बहुत ही कम समय में, इस विद्रोह को बहुत ही कम समय में जमीन पर ला दिया। अगली लाइन में लिखिएगा, संथाल विशेष रूप से सबसे गरीब आदिवासियों में से एक थे। संथाल विशेष रूप से सबसे गरीब आदिवासियों में से एक थे। पुलिस के भ्रष्टाचार, पुलिस के भ्रष्टाचार, अदालतों में न्याय ना मिल पाना, अदालतों में न्याय ना मिल पाना, ना मिल पाना भी विद्रोह के पनपने का एक कारण था। संथालों ने प्रारंभ में भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, महाजनों के बढ़ते शोषण, पुलिस के दमन, साहूकारों के वसूली के विरुद्ध रोष प्रकट किया था, रोष प्रकट किया था। लेकिन उस समय तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन उस समय तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने सरकार के हितैषी जमींदारों का ख्याल रखने के लिए, सरकार के हितैषी जमींदारों का ख्याल रखने के लिए इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इनको विश्वास था कि, इनको विश्वास था कि अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी प्रशासन लिखिएगा, इनको विश्वास था कि अंग्रेजी प्रशासन स्वयं से इनकी समस्याओं को दूर कर देगा, स्वयं से इनकी समस्याओं को दूर कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होने पर, लेकिन ऐसा नहीं होने पर अंततः इन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया। आगे नोट करिएगा अगली पंक्ति में, संथालों ने 1855 में विद्रोह प्रारंभ किया, संथालों ने 1855 में विद्रोह प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में इन्होंने, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में इन्होंने जमींदारों एवं महाजनों पर हमला बोला,
उनके घरों और प्रतिष्ठानों को आग के हवाले किया। पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और डाक गाड़ियों को और डाक गाड़ियों में भी आगजनी की गई। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार इन कार्रवाइयों से घबरा गई। ब्रिटिश सरकार इन कार्रवाइयों से घबरा गई, जिसने बाद में इस विद्रोह के दमन के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी, जिसका संथालों ने वीरतापूर्वक सामना किया। लेकिन पारंपरिक युद्ध तकनीक का मतलब, जैसे कि आदिवासी युद्ध किया करते थे, तीर का प्रयोग, धनुष का प्रयोग, भालों का प्रयोग, तलवार का प्रयोग, इस प्रकार का जो प्रयोग करते थे, छापामार जो युद्ध करते थे, इनकी बात हम कर रहे हैं। तो आप पारंपरिक युद्ध तकनीक, या आप इनके बारे में लिख सकते हो। तो पारंपरिक युद्ध तकनीक से संथाल ज्यादा दिनों तक अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। वर्ष 1855 में ही सिद्धू को और 1856 में कान्हू को पकड़ लिया गया। 1855 में सिद्धू को और 1856 में कान्हू को पकड़ लिया गया, जिसके बाद से यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त होता गया। अगली लाइन में लिखिएगा, और इस पंक्ति को आप अपने उत्तर के निष्कर्ष में हमेशा लिख सकते हो, नोट करिएगा। संथाल विद्रोह का अंत भले ही बहुत जल्द हो गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि आदिवासी भी अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके हैं। बाद में संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन भी किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्थिक कारणों से उत्पन्न यह विद्रोह था, और अंत में यह जो विद्रोह था, भले ही आर्थिक कारणों से उत्पन्न विद्रोह था, लेकिन जब इसकी समाप्ति हुई, जब इसका दमन हुआ, उस समय जो इसका स्वरूप था वो अंग्रेजी शासन को भारत से खदेड़ना था, अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करना था। तो संथाल विद्रोह के बारे में यदि आपसे एक लाइन पूछी जाए कोई कि भाई संथाल विद्रोह के बारे में एक पंक्ति में आप क्या कहेंगे, तो संथाल विद्रोह के बारे में आप एक पंक्ति में यह कह सकते हैं कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न था, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो विदेशी शासन को जड़ से समाप्त करना था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, और इसके प्रभाव और परिणाम भी नोट करने हैं, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा संथाल विद्रोह के प्रभाव, और संथाल विद्रोह के प्रभाव में नोट करिए। पहला पॉइंट नोट कर लिएगा, नवीन संथाल परगना का निर्माण। पहला पॉइंट, नवीन संथाल
परगना का निर्माण। अगला, काश्तकारी क्षेत्र में संथाल परगना टेनेसी एक्ट लागू किया गया। काश्तकारी क्षेत्र में संथाल परगना टेनेसी एक्ट लागू किया गया। तीसरा, मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली। मांझी व्यवस्था की पुनर्बहाली। और चौथा, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। ठीक है, अब परिणाम में 4 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। परिणाम में नोट करिएगा, यह विद्रोह निर्ममता पूर्वक कुचला गया। यह विद्रोह निर्ममता पूर्वक कुचला गया। 10,000 से ज्यादा संथालों की मृत्यु हुई। कैप्टन फगान के नेतृत्व में पैलापुर में कान्हू मारा गया। कैप्टन फगान के नेतृत्व में पैलापुर में कान्हू मारा गया। क्षेत्र का शासन गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्षेत्र का शासन गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया। और इसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, और जब बहिर्गत क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया तो इनको भारत के अन्य समाज से जो है अलग कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र विशेष में एकमात्र छूट जो दी गई वो ईसाई पादरियों को दी गई और उनको प्रोत्साहन भी दिया गया। तो ये तो हो गया संथाल विद्रोह। पूरा आपने समझ लिया कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, प्रभाव क्या हुए। अब बात आती है कि कैसे आप अपने उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, तो संथाल विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा कि जब आप शुरुआत करोगे, जब आप इस विद्रोह के बारे में बताओगे तो सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में बता देना है कि भाई संथाल विद्रोह जो था वो सिर्फ एक जनजातीय विद्रोह मात्र नहीं था। ठीक है, उससे ज्यादा था। तो उसके बारे में आपको बता देना 3 से 4 पंक्तियों में। और इसके बाद फिर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, ठीक है, परिणाम पूछ रहा है। फिर जो प्रश्न पूछ रहा है उस आधार पर लिख सकते हो। इस उत्तर में यदि आपसे कारण पूछे तो आप पॉइंट वाइज कारण लिख सकते हो, बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले मान लीजिए इस प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब शुरुआत करते हो, मान लो प्रस्तावना आपने लिख दी, थोड़ा सा भूमिका बना दी, इसके बाद आप ऐसे लिखोगे संथाल विद्रोह। ठीक है, और एक जो आप कह सकते हो एक डायग्राम बनाते हो, जो एक आप फ्रेमवर्क बनाते हो, वो कॉपी पर भी उकेर देना है। ठीक है, आप संथाल विद्रोह के कारण पूछ लिए गए, एक तरफ कारण आपने बोल दिया। प्रश्न में मान लो प्रभाव पूछ लिया तो एक तरफ आपने प्रभाव लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद कारण पॉइंट वाइज आपने लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी 4-5 कारण थे पॉइंट वाइज, और यहाँ पे प्रभाव लिख दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपका जो उत्तर है न्यूनतम 3.5 पेज में होना चाहिए, न्यूनतम 3.5 पेज में होना चाहिए। ठीक है, और 3.5 पेज में जो कंटेंट लिखे गए हो वो बेहतर भी होने चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी उनमें होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। तो जरूरी है कि जब इस तरह से आप, जैसे भी आपको नोट कराया, इस तरह से आप लिख देते हो और इसके बाद फिर लिखना शुरू करते हो कि संथाल विद्रोह के कारण, और फिर पॉइंट वाइज कारण लिख देते हो 8 से 10 कारण। इसी तरह से पॉइंट वाइज प्रभाव लिख देते हो 4 से 5 प्रभाव, और फिर निष्कर्ष लिख देते हो, तो आपका एक उत्तर कंप्लीट रहेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब आपसे जैसे चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न पूछा गया है तो वहां पे 1757 से लेकर आज तक का जिक्र अवश्य करना है। आज तक का मतलब 1855 तक का जिक्र अवश्य करना है कि इस समय काल में कोई भी इस प्रकार का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह नहीं हुआ जो इतना शक्तिशाली रहा हो, जिसका उद्देश्य इतना, आप कह सकते हो कि जो उद्देश्य इतना स्पष्ट रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक उत्तर समाप्त होगा। तो संथाल विद्रोह महत्वपूर्ण है भैया, सभी को लिखना है। और आप सभी, उम्मीद करता हूं कि 3 उत्तर आपको लिखने हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए, और तीनों उत्तर आप लिखकर हमें शेयर करोगे। शेयर कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो उसी प्रकार से आपको शेयर करना है। और उत्तर किस प्रकार से लिखना है, कब पॉइंट वाइज लिखना है, कब पैराग्राफ वाइज लिखना है,
ये भी मैंने आपको जब पहली वीडियो आप देखोगे तो वहां से स्पष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार के यदि हम प्रश्न की बात करें जहां पे प्रभाव पूछ लिया जाए, कारण पूछ लिया जाए, तो बेहतर होता है कि पॉइंट वाइज आप लिखो तो बहुत बेहतर होता है। ठीक है, हाँ पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप कहीं पे कारण, प्रभाव, परिणाम पूछे जाए, ठीक है, क्या क्या परिणाम हुए और कुछ परिणाम 8 से 10 हैं, तो उनको पॉइंट वाइज यदि आप लिखते हो तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है। और जहां पे आप किसी विशेष स्थान का जिक्र करो, जहां पे किसी विशेष व्यक्ति का आप जिक्र करो जो उस प्रश्न से जुड़ता हुआ है, तो उसको अंडरलाइन आप अवश्य कर दिया करो, मार्किंग आप अवश्य कर दिया करो। अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को देखता है तो जो आप अंडरलाइन किए होते हो, जो आप हाईलाइट किए होते हो, उस पर उसकी निगाहें अवश्य जाती हैं। और यदि वो प्रश्न से जुड़ा हुआ है, आपने अंडरलाइन किया है, वो उसने 100 कॉपियां चेक की, 100 में से मान लो 10 लोगों ने इस प्रकार से लिखा है, अंडरलाइन चीजों को की है, अच्छे से मार्किंग की है, ग्राफ बनाया है, चार्ट बनाया है, तो उससे उसका अलग प्रभाव पड़ता है और अतिरिक्त नंबर भी आपको मिलते हैं। और शुरुआत जब आप करते हो ना किसी उत्तर की, तो याद रखना है कि शुरुआत जब आप कर रहे हो उत्तर लेखन की, तो स्टार्टिंग के जो उत्तर है ना वो आपके बेहतर हों। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से आपको करना है। पहला दिन है, आप बताइएगा कि कैसा लगा, आज की कक्षा कैसी लगी। उत्तर सभी को शेयर करना है। कैसे शेयर करना है मैंने आपको बता दिया, मोबाइल ऐप के माध्यम से शेयर करना है। और लगभग 30 दिन की मैं वैलिडिटी दे दूंगा, लेकिन अधिकतम 24 से 48 घंटे में जितने उत्तर आते हैं वो मैं चेक कर दूंगा। बाकी के जो उत्तर आते हैं वो जिम्मेदार आप उसके स्वयं होंगे। ठीक है, अधिकतम एक प्रश्न के लिखने के लिए 3 प्रश्न, 24 घंटे पर्याप्त हैं आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक नया नहीं है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो 24 घंटे आपके लिए पर्याप्त हैं। तो प्रयास सबका यही होना चाहिए कि 24 से 48 घंटे में इसका उत्तर लिखकर आप हमें शेयर करो। ठीक है, और ये क्लास अब आपकी सोमवार से शुक्रवार निरंतर रहेगी, तो प्रत्येक दिन उत्तर के लिए तैयार रहना है। और जितना आप लिखोगे, ठीक है, मैं न्यूनतम 3 बोला हूं, यदि आप लिखना चाहो तो अधिकतम 5 प्रश्न लिख दो। जितना आप लिखोगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। और जब भी आप उत्तर लिखते हो उसका मूल्यांकन करना नहीं भूलना है। ठीक है, मूल्यांकन अनिवार्य है, स्व मूल्यांकन अनिवार्य है, क्योंकि जब आप एक बार लिखते हो और उसको पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां आपको देखने को मिलेंगी और उन कमियों को दूर करना है। बाकी बेहतर उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कल हम जिक्र करेंगे और कल एक नया टॉपिक भी आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।